बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम कवर करेंगे मेमोरी एंड सीपीयू प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर देखेंगे डेट इज़ सिंपल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, और बाकी स्ट्रक्चर्स हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में कवर करेंगे। सो बेसिकली मेमोरी प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम प्रोसेस को एक स्पेसिफिक मेमोरी एरिया दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंप्लीट मेमोरी गिवन है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक लिमिट बना दूंगा। ठीक है, जो लिमिट का स्टार्ट होगा वो मैं बेस रजिस्टर के अंदर रख दूंगा, और जो इसका साइज़ होगा बेसिकली इस एरिया का, दैट विल बी स्टोर्ड इन लिमिट रजिस्टर। ठीक है, तो ये दो रजिस्टर हैं जिनके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा अपनी ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेरा जो कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस होगा उसकी स्पेसिफिक एड्रेस स्पेस होगी। ये किस लिए है कि हम एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द मेमोरी, कि कोई और प्रोसेस किसी और प्रोसेस की मेमोरी को ओवरराइड ना करे, उसको इंटरप्ट ना करे। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस का जो ऐसा एरिया, ऐसा रीजन इन मेमोरी जिसको वो असेस कर सकता है, दैट इज़ नोन एज प्रोसेस एड्रेस स्पेस। ठीक है, ये किस लिए होता है कि हम करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें कंप्यूटर सिस्टम का, और एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की एड्रेस स्पेस को ओवरराइट ना करे। तो हमारे पास इसके लिए दो सीपीयू रजिस्टर यूज़ होते हैं, जो कि हैं बेस रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर। बेस रजिस्टर में हम स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस उस प्रोसेस के लिए स्टोर कर देते हैं, और लिमिट रजिस्टर में साइज ऑफ द प्रोसेस हम स्टोर कर देते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि बस पहले जब हमने कोई सीपीयू ने किसी प्रोसेस ने एड्रेस को असेस करने की कोशिश की, तो हम चेक करते हैं क्या वो हमारे बेस एड्रेस से ग्रेटर है। फॉर एग्जांपल बेस एड्रेस मैंने रख दिया 5, कि 5 से वो शुरू हो रहा है और इसका साइज़ है 3, तो यानी ये 8 तक जा रहा है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या मेरा जो एड्रेस स्पेस का जो एड्रेस आया है क्या वो 5 से ग्रेटर है। अगर वो 5 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब ये इससे पीछे का कुछ एड्रेस असेस करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसको नो करूँगा और एक ट्रैप जनरेट कर दूंगा कि ये प्रोसेस एग्जीक्यूट ना करो। हाँ, अगर वो 5 से ग्रेटर है, अब मैं सेकंड चीज़ चेक करूँगा कि क्या वो 5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 8, क्या इससे कम है, क्या इससे छोटा है। अगर तो वो इससे छोटा है तो ठीक है, आप उसको असेस करने दो मेमोरी के अंदर एड्रेस स्पेस को। लेकिन अगर ऐसी चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये इससे आगे की कोई चीज़ असेस करने की कोशिश कर रहा है, देन ट्रैप कर दो इस प्रोसेस को और ख़त्म कर दो, इसको टर्मिनेट कर दो। तो ये बेसिकली हमारे पास होती है मेमोरी प्रोटेक्शन बाय द प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास एक स्टार्टिंग एड्रेस है और एक एड्रेस साइज़ है। ठीक है, अब देखेंगे पहले कि क्या हमारा जो प्रोसेस है वो एड्रेस को जो असेस कर रहा है क्या वो इससे ग्रेटर या इसके इक्वल है। अगर है तो फिर हमने चेक करना है क्या इन दोनों के सम से वो लेस है। अगर वो लेस होगा तब हम उसको मेमोरी असेस करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास सीपीयू प्रोटेक्शन। अभी हमने मेमोरी प्रोटेक्शन तो कर ली कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी प्रोटेक्शन करने से एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को ओवरराइट ना करे। अब एक और चीज़ है सीपीयू प्रोटेक्शन। ऐसा भी तो हो सकता है एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू को ऑपरेट करता रहे, सीपीयू को यूज़ करता रहे, और किसी और प्रोसेस की बारी ही ना आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक टाइमर लगा देते हैं। ठीक है, एक ऐसा टाइमर होता है जो इंटरप्ट कर देता है सीपीयू को आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। एक खास पीरियड के बाद ये टाइमर इंटरप्ट करता है सीपीयू को कि आप जो अभी आपके पास प्रोसेस चल रहा है उससे कंट्रोल वापस लो और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल वापस दे दो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टाइमर पीरियड होता है ये वेरिएबल भी होता है और फिक्स्ड भी होता है। ठीक है, एक तो हमारे पास फिक्स्ड रेट क्लॉक है जो कि ये फिक्स्ड टाइम को मेंटेन करता है कि एक मतलब 5 सेकंड का मैंने टाइम रख लिया फॉर एग्जांपल, तो 5 सेकंड, हर 5 सेकंड बाद मेरा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा क्या इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है या किसी और प्रोसेस नेक्स्ट शेड्यूल्ड प्रोसेस को आपने जो है सीपीयू हैंड ओवर करना है। उसके अलावा अगर हमने इसको वेरिएबल करना है तो हम एक काउंटर रख देते हैं। ठीक है, काउंटर क्या है, काउंटर के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ठीक है, काउंटर के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू स्टोर है, फॉर एग्जांपल 6 वैल्यू स्टोर है, तो क्या होगा कि फिक्स रेट क्लॉक तो एक है 5 सेकंड का, 5 सेकंड बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा, वहाँ पे काउंटर में वैल्यू होगी 6, तो वो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल वापस नहीं जाएगा, ये वैल्यू -1 हो जाएगी, 5 के इक्वल हो जाएगी। फिर दोबारा अगले 5 सेकंड गुजरेंगे, दोबारा कंट्रोल लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं जाएगा उसके पास, ये वैल्यू 5 देखेगा और फिर ये -1 होगी तो ये 4 के इक्वल हो जाएगी। इस तरह करते करते एक टाइम आएगा कि ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। जब ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो अब असेस करेगा सीपीयू को, तो कंट्रोल मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वो नेक्स्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस जो है नेक्स्ट शेड्यूल प्रोसेस उसको वो कंट्रोल दे दिया जाएगा। तो ये टाइमर जो होता है ये प्रिवेंट कर रहा होता है कि एक प्रोसेस ही सारी जगह को ना घेर ले, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती रहे सीपीयू की प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, अब
मोस्ट फॉरवर्ड केस के अंदर हम जो टाइमर होता है उसको रखते हैं n मिली सेकेंड्स, और ये जो n होता है इस मिली सेकेंड के अंदर, दैट इज़ द टाइम स्लाइस। ये टाइम स्लाइस होगा कि हर प्रोसेस को हम कितना टाइम अलाउ कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस की एग्जीक्यूशन से पहले, कि वो प्रोसेस कितनी देर CPU को एक्वायर कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ वी डू द CPU प्रोटेक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि टाइमर का एक और यूज़ भी होता है कि हम इस टाइम जो करंट टाइम है उसको कैसे नोट करते हैं टाइमर के ज़रिए। कि हम क्या करते हैं, एक इनिशियल टाइम नोट कर लेते हैं कि इनिशियल टाइम हमारा ये था, फिर जो टाइमर होता है उसको देखते हैं कि अभी कितना टाइम गुजर चुका है। जितना टाइम गुजर चुका होता है वो हम इनिशियल टाइम में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियल टाइम इज़ 2:00। अब फॉर एग्जांपल मेरे 15 मिनट्स पास हो चुके हैं जो मुझे टाइमर बता रहा है, तो मैं इसके अंदर 15 ऐड करूँगा तो मैं बोलूँगा कि मेरा करंट टाइम जो है दैट इज़ 2:15। तो इस तरह से हम टाइमर को यूज़ करते हुए करंट टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास जो लोड टाइमर या रजिस्टर्स के अंदर हम पहले जो प्रोसेस एड्रेस स्पेस की वैल्यूज़ ऐड कर रहे थे, दिस ऑरल प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस की ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम यूज़र को प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि कर्नल जो होता है वो इन इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकता है। यूज़र टाइम अपने प्रोसेस के टाइमर को चेंज नहीं कर सकता, ना ही यूज़र अपने प्रोसेस के एड्रेस स्पेस को चेंज कर सकता है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ OS कंपोनेंट। के OS के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। OS ने कुछ काम करने हैं, उन काम करने के लिए उसको कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। वो क्या काम करने हैं, OS ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने बेसिकली प्रोसेस मैनेज करने होते हैं, मेन मेमोरी को मैनेज करना होता है दैट इज़ रैम, सेकेंडरी स्टोरेज की मैनेजमेंट करनी होती है, फाइल सिस्टम की मैनेजमेंट करनी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मैनेजमेंट करनी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, उसके अंदर क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करता है या टर्मिनेट करता है, यानी उसको स्टार्ट करता है या उसको ख़त्म करता है, या हमारे पास जो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहे होते हैं उनमें उनको सस्पेंड करता है या रिज्यूम करता है, या हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। तो जो ढेर सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं एक सिस्टम के अंदर, तो उनकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर कर रहा होता है, उनकी आपस में कम्युनिकेशन को इंश्योर कर रहा होता है, या फिर डेड लॉक हैंडलिंग, यानी एक इनफाइनाइट लूप में प्रोसेस चला गया या कुछ प्रोसेस की डेड लॉक जनरेट हो गई है, उसकी हैंडलिंग करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी ये जो हमारे पास 4-5 चीज़ें होती हैं ये प्रोसेस मैनेजमेंट की आती हैं अंदर। तो उसके बाद हमारे पास आता है मेन मेमोरी मैनेजमेंट, के हमारे पास एक रैम है अवेलेबल। तो हमारे पास जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ डाटा चाहिए अपने साथ रन करने के लिए। तो हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है दैट इज़ लाइक अरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स। वर्ड्स का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 16 बिट्स होती हैं, और बाइट्स का मतलब है कि 8 बिट्स होती हैं। ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं डिफरेंट। तो इसके ये इनका ना साइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है। आजकल आप देखें CPU में हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB तक रैम्स होती हैं, लेकिन नॉर्मली जनरली हमारे पास 4 GB 8 GB रैम किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है। तो हम चाहते हैं कि एक ही प्रोसेस जो है वो सारी मेमोरी को एक्वायर ना कर ले। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंश्योर करना है कि जो मेमोरी है वो प्रोसेसेस में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये काम वो कैसे करता है कि हमारे पास मेन मेमोरी एक रिपोजिटरी होती है, क्विकली एसेसिबल डाटा बाय द CPU के ने कुछ डाटा असेस करना है किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस मेन मेमोरी के अंदर हम वो डाटा रखते हैं। इस डाटा के साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएट होती हैं, कोड होता है, कोड के साथ डाटा होता है, फिर स्टैक होता है, और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ प्रोसेस होते हैं। ये जैसे आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के कोर्स में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई भी हम कोड होता है उसके साथ कोड सेगमेंट होता है, डाटा सेगमेंट होता है, स्टैक सेगमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के साथ रिलेट कर रही होती हैं। तो जो सेंटर प्रोसेस होता है वो इंस्ट्रक्शन रीड करता है प्रोसेस की मेन मेमोरी से, जिसके अंदर हमारे पास एक साइकिल जनरेट होती है दैट इज़ फैच डी कोड एग्जीक्यूट। यानी पहले वो फैच कर लेता है उस सारे डाटा को, डी कोड करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, देन एग्जीक्यूट, फिर उसको रन करता है। अब ये जो सारी चीज़ें हमने बताई बेसिकली, इसको आसान अल्फाज में हम बोलें कि मेन मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, कि प्रोसेस देखे कि कितनी मेमोरी इस टाइम फ्री है। ठीक है, जब उसने देख लिया कितनी मेमोरी फ्री है, तो वो साथ साथ ये भी देखे कि जो मेमोरी फ्री नहीं है उसको कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है, कितनी यूज़ हो रही है, किस प्रोसेस से कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है। फिर जो भी फ्री मेमोरी हमारे पास है, अब हम आगे हमने किस प्रोसेस को देनी है। हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस क्यू में पड़े हुए हैं, हमने नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस मेमोरी के अंदर लोड करना है, और फिर हमने कितनी मेमोरी एक प्रोसेस को एलोकेट करनी है। ये एलोकेटिंग और डी एलोकेटिंग ऑफ मेमोरी जो है ये करनी है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमने, और प्रोसेस जो है वो किसी और प्रोसेस को ओवरराइट ना करे, ये भी हमने मेन मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर एग्जीक्यूशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। यानी हमारे पास अब एक तो प्राइमरी स्टोरेज है जो कि बहुत कम है, और जब सिस्टम शटडाउन होता है या पावर लॉस होती है तो उसके अंदर डाटा भी सारा उड़ जाता है। तो लेकिन हमने डाटा स्टोर करना है, बैकअप रखना है, तो उसके लिए हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होती है विच इज़ हार्ड डिस्क। तो हमारे पास जो ज़्यादातर प्रोग्राम्स होते हैं वो हार्ड डिस्क पर स्टोर होते हैं, हम हार्ड डिस्क से लोड करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं और उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो दूसरी रिसोर्सेज की तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर
हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज है उसको मैनेज करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें हम मेन मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कर रहे थे वही हमने सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर करना है कि हमने फ्री स्पेस देखनी है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी करनी है हमने, या स्टोरेज करनी है, और उसके अलावा डिस्क शेड्यूलिंग करनी है कि कौन से प्रोसेस को डिस्क के अंदर लोड करना है। नेक्स्ट वी हैव इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट के हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कीबोर्ड है, उससे हम बटन प्रेस करते हैं तो ढेर सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, उनके ढेर सारे इनपुट्स हैं, तो वो बफर में जा रही हैं, फिर हम डिफरेंट कैलकुलेशंस को स्टोर कर रहे हैं इन कैश एंड डिफरेंट हमारे पास डाटा कट हो रहा है, लाइक डाटा इज़ पूल्ड। तो ये जो सारी मेमोरी मैनेजमेंट है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, बफरिंग, कैशिंग, स्पूलिंग, और उसके अलावा हमारे पास जो कुछ जनरल डिवाइसेस हैं जिनके ड्राइवर्स की हैंडलिंग, और कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर है, कोई प्रिंटर है या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है उसके ड्राइवर फॉर दैट स्पेसिफिक डिवाइस, तो ये सारी मैनेजमेंट हो रही होती है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। देन वी हैव फाइल मैनेजमेंट कि हमारे पास डिफरेंट जो प्रोसेसर के डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम डिफरेंट फिजिकल मीडिया पर स्टोर कर रहे होते हैं, सी डी रोम में स्टोर कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क में, मैग्नेटिक टेप में। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये फाइल्स को मैप करता है इनटू दैट फिजिकल मीडिया, और रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग दैट फाइल्स, डायरेक्टरीज को क्रिएट करना, डिलीट करना, उन फाइल किसी फाइल को एडिट करना, रीनेम करना, बाय नेम कोई चेंजेस लेके आना उसके अंदर, फाइल्स को मैप करना सेकेंडरी स्टोरेज पे यानी सेव करना, और बैकअप करना फाइल्स का किसी ऐसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो नॉन वोलेटाइल हो, जो शट डाउन करने से डिलीट ना हो जाए, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे हम बैकअप करते हैं फाइल्स का। तो दीज आर डिफरेंट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स which are performed by operating system. Then we have protection system. Protection system में यही होता है कि एक बंदे की चीज़ दूसरा बंदा इस्तेमाल ना करे, एक प्रोसेस का डाटा दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल ना करे, एक प्रोसेस की रिसोर्सेज किसी और प्रोसेस से इस्तेमाल ना हो, ये बेसिकली प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। दैन वी हैव नेटवर्किंग के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। हर प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब ये है कि शेयर्ड सिस्टम नहीं है, बल्कि हर प्रोसेस की अपनी मेमोरी है, अपना क्लॉक टाइमर है, तो इन प्रोसेस की आपस में कम्युनिकेशन, मैसेज शेयरिंग, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए परफॉर्म हो रही होती है। और इस शेयरिंग की वजह से जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है उसके अंदर फिजिकली सेपरेट, पॉसिबली डिफरेंट, हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो कि एक सिंगल एंड कोहेरेंट सिस्टम बन जाते हैं, जैसे वो एक ही सिस्टम था जबकि डिफरेंट सिस्टम से वो बना। तो इस तरह से आपस में कि हम कम्युनिकेशन उनकी परफॉर्म कर रहे होते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। तो दिस इज़ बेसिकली नेटवर्किंग। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रोग्राम विच इज़ कमांड लाइन इंटरप्रेटर। जैसे हमारे पास विंडोज़ में CMD होता है, यूनिक्स में हमारे पास शेल होते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है हमारे पास कमांड इंटरप्रेटर, ये क्या करता है कि हम जो कमांड लिख रहे हैं उसको इसने एग्जीक्यूट करना है, कुछ भी इसने नहीं करना, जो भी नेक्स्ट कमांड आएगी उसको एग्जीक्यूट करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना है कि इस कमांड को रन करो। तो इस प्रोग्राम को हम समटाइम्स कमांड लाइन इंटरप्रेटर या शेल भी कहते हैं। और हमारे पास यूनिक्स और लिनक्स में कुछ फेमस शेल्स हैं जो हमारे पास जैसे C शेल, TC शेल, और हमारे पास कॉर्न शेल, बैश, बॉर्न शेल, बॉर्न अगेन शेल। सो बेसिकली ये हमारे पास शेल्स होते हैं डिफरेंट, और जो भी शेल हमने रन करना है तो उसके लिए जो इसका नाम है वही रन करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम बॉर्न अगेन शेल जिसको बैश कहते हैं वो रन करना चाहते हैं, तो हम जस्ट ये कमांड लिखते हैं बैश और हमारा बैश रन हो जाता है। तो ये थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स जिसके अंदर हमारे पास देखा जाए तो प्रोसेस की मैनेजमेंट थी, मेन मेमोरी की मैनेजमेंट थी, सेकेंडरी स्टोरेज की मैनेजमेंट थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मैनेजमेंट थी, एक प्रोटेक्शन का सिस्टम था, और हमारे पास कमांड लाइन इंटरप्रेटर्स थे। और उसके बाद अगर हम देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो आप देखेंगे ये सर्विसेज, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें अभी हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बेसिकली ये वही चीज़ें हैं, बस डिफरेंट तरीके से बयान की जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वही बेसिकली चीज़ें हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सर्विसेज, उसमें ये इनके नाम याद कर लिए जाएं: प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशंस एंड एरर डिटेक्शन। यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये है कि कोई भी प्रोग्राम आपने लोड करना है, उसको रन करना है, उस प्रोग्राम ने एग्जिट होना है टाइमली, वो इनफाइनाइट प्रोग्राम ना हो। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के अंदर यही है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, अब यूज़र को हम नहीं अलाउ करते कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कुछ छेड़खानी करे, तो हमारे पास कर्नल मोड में वो सेस होती हैं
तो ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हैंडलिंग ऑपरेशंस ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। फिर हमारे पास फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन हम जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि हमने किसी फाइल को रीड करना है, राइट करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, मैनिपुलेशन करनी है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करना होता है। कम्युनिकेशन यानी मल्टी प्रोसेसेस, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उसके अंदर आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वाया शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। उसके अलावा एरर डिटेक्शन, के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको पॉसिबल एरर्स पता चलने चाहिए। जो अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और यूज़र प्रोग्राम्स थे, हमारे कमांड लाइन इंटरप्रेटर्स थे, इनके अंदर अगर कोई एरर्स हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको फेच करे और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, वो प्रॉपर एक्शन ले ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब ये जो हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इनके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें ये रिसोर्सेज रिलेटेड है कि हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए। जब हमने मल्टीपल यूज़र्स लॉग इन हुए हैं एक सिस्टम के अंदर, तो मल्टीपल जॉब्स हैं एक टाइम पर चल रही हैं, तो रिसोर्सेज एलोकेट हो प्रॉपर तरीके से, फिर कौन सा यूज़र कितने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है, कितने टाइम के लिए कर रहा है, किस टाइप की रिसोर्सेज है, इसको हम अकाउंट करें, इसको हम स्टोर करें, तो इसको अकाउंटिंग बोलेंगे। और एक प्रोटेक्शन है कि एक इन्फॉर्मेशन जो हमारी है डिसजॉइंटेड प्रोसेसेस की, एक प्रोसेस दूसरी की प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन को यूज़ ना करे, तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन होती है। तो दिस इज़ बेसिकली आर रैप, याद करने के लिए कि एक रिसोर्स एलोकेशन है, अकाउंटिंग एंड देन प्रोटेक्शन। फिर अगर हम देखें कि हमारे पास यूज़र मोड होता है, कर्नल मोड होता है। कर्नल मोड को असेस करने के लिए यानी कर्नल में एंट्री के लिए हमारे पास चार चीज़ें होती हैं, जो चार इवेंट होते हैं जिनमें हमारे पास होते हैं इंटरप्ट, ट्रैप, सिस्टम कॉल और सिग्नल। जो हमारे पास इंटरप्ट और ट्रैप्स हैं ये हम CS401 के अंदर कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम कवर करेंगे डिटेल में सिस्टम कॉल एंड सिग्नल्स। तो बेसिकली जो सिस्टम कॉल्स होती हैं, दोबारा से फिगर में उन्होंने बताया चार चीज़ें हैं, सिस्टम कॉल, सिग्नल, ट्रैप और इंटरप्ट। तो हमारे पास जो सिस्टम कॉल होती हैं ये बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती हैं एक प्रोसेस के अंदर और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और ये असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के तौर पे हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो सिस्टम कॉल्स जो होती हैं हमारे पास क्या होती हैं, वही जो हमारे पास पहले था ना, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें, वही यहाँ पर हमारे पास सिस्टम कॉल्स कर रही हैं। हमने ये सारे काम, ये जो सारी सर्विसेज हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, वो हमने कैसे ये सर्विसेज लेनी है, ये हम सिस्टम कॉल्स के ज़रिए लेते हैं। सिस्टम कॉल्स के ज़रिए हम कर्नल को असेस करते हैं और ये जो फैसिलिटीज़ हैं हमें, ये सर्विसेज हैं, ये हमें मिल जाती हैं। तो ये इनके जो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ये कैटेगराइज किया गया है, दैट इज़ प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब अगर आपने इसको याद करना हो तो कैसे याद कर सकते हैं कि, तो इसको अगर हम याद करें तो ये बन सकता है PDFIC, यानी हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल है, डिवाइस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है एंड कम्युनिकेशन। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। देन सिस्टम कॉल की सिमेंटिक्स है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होती है, क्या डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। तो इसको अगर हम फिगर से समझें तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे पास कोई भी यूज़र ने प्रोसेस इनिशिएट किया, तो प्रोसेस इनिशिएट करने के बाद कुछ डिफाइंड लाइब्रेरी कॉल हैं जिसके अंदर सिस्टम कॉल स्टोर होती हैं। लाइब्रेरी कॉल से मुराद के उसके अंदर हमारे पास कुछ सब रूटीन्स हैं, यानी फंक्शंस हैं जो स्टोर हैं, वो फंक्शन कॉल होता है। जब वो फंक्शन कॉल होता है हमारा, तो वो फंक्शन जो है एक, उसके बाद एक ट्रैप जनरेट होता है। ट्रैप क्या करता है कि वो यूज़र कंट्रोल मोड से कर्नल कंट्रोल मोड के अंदर ले जाता है, और जो हमारे पास फंक्शन कॉल होता है उसके फंक्शन के कुछ आर्गूमेंट्स पास होते हैं। तो वो आर्गूमेंट पास करने के हमारे पास तीन डिफरेंट तरीके हैं। एक ये है कि हम रजिस्टर्स के अंदर उन आर्गूमेंट को पास कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि हम मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करके उन आर्गूमेंट्स को पास कर रहे होते हैं। तीसरा ये है कि हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसके अंदर वो स्टोर होते हैं, या हमारे पास किसी स्टैक के अंदर हम उसको स्टोर कर देते हैं। तो ये डिफरेंट आर्गूमेंट्स हमारे पास होते हैं। आर्गूमेंट में हमारे पास कॉल नंबर होता है कि हमने कौन से सिस्टम कॉल को असेस करना है, वो उसका नंबर साथ गया होता है। तो कॉल नंबर जो है वो हम डिस्पैच टेबल या कर्नल टेबल के अंदर सर्च करते हैं कि हमने कौन सा कर्नल का कोड एग्जीक्यूट करना है, उस नंबर पे हम जाते हैं। उस नंबर के आगे हमारे पास जो है ना सर्विस रूटीन होती है, वो सर्विस रूटीन कॉल हो जाती है। जब वो सर्विस रूटीन कॉल होती है तो इसका मतलब उसके अंदर कर्नल का सारा कोड एग्जीक्यूट होता है। जब वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके अंदर स्टैक के अंदर ये वापसी रिटर्न एड्रेस पड़ा होता है। तो ये क्या करता है कि ये रिटर्न हो जाता है वापस जहाँ से एग्जीक्यूट हुआ था, और एक ट्रैप जनरेट होता है जो कि कर्नल मोड से वापस यूज़र मोड के अंदर स्विच कर देता है मोड को। तो बेसिकली इस तरह से हमारे पास एक जनरेट हो रहा होता है सीक्वेंस ऑफ द सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यूज़र प्रोसेस होता है जो कॉल करता है लाइब्रेरी फंक्शन को, फिर लाइब्रेरी रूटीन प्रोप्रिएट पैरामीटर्स फेच करती है। पैरामीटर्स हम रजिस्टर में पास कर सकते हैं,
टेबल की फॉर्म में मेन मेमोरी में रख सकते हैं, या हम कर सकते हैं इनको स्टैक में स्टोर, ठीक है, और स्टैक से पॉप कर सकते हैं बारी बारी। ये असेंबली लैंग्वेज में CS401 में ज़्यादा अच्छे से समझाएगी ये चीज़ कि कैसे और होता है। फिर एक ट्रैप जनरेट होता है जो मोड को चेंज करता है यूज़र से कर्नल मोड के अंदर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमिन करता है कि कौन सी सिस्टम कॉल हमने एग्जीक्यूट करनी है। ये बेसिकली हमारे पास लाइब्रेरी रूटीन को कॉल नंबर पास होता है। कॉल नंबर के ज़रिए हम कर्नल टेबल यानी डिस्पैच टेबल के अंदर देखते हैं कि हमने कौन सी सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करनी है। वो सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट हो जाती है। जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो फिर ट्रैप जनरेट होता है जो यूज़र को कंट्रोल वापस देता है, और हमारा रिटर्न एड्रेस होता है। उस रिटर्न वैल्यू के ज़रिए हम वहाँ पहुँच जाते हैं यूज़र प्रोसेस ने यहाँ से एग्जीक्यूट किया था कर्नल कोड को। तो इस तरह से हमारा ये सारी चीज़ है। फिर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर बताया गया, दैट इज़ सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर से मुराद ये कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट हमारे पास ये डॉस और यूनिक्स में यूज़ होता है कि हमारे पास यूज़र एप्लीकेशंस होती हैं और उनके नीचे कर्नल होता है। यूज़र एप्लीकेशन डायरेक्ट कर्नल को असेस कर रही होती हैं, और इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें मॉड्यूलरिटी नहीं है। मॉड्यूलरिटी की वजह से क्या होता है कि अगर हम थोड़ी सी भी चेंज लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस चेंज का आ रहा होता है। तो इसलिए यूनिक्स जो है वो डिफ़िकल्ट टू इन्हेंस है, और अब हम वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ यूनिक्स कर्नल के इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिक फिगर में अगर आप देखें तो हमारे पास ये यूज़र हैं, उसके पास यूज़र के पास शेल इंटरप्रेटर है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, और कुछ सिस्टम कॉल्स हैं जो कर्नल को एग्जीक्यूट कर रही हैं। और यहाँ पे कर्नल के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ पड़ी हुई हैं, या हमारे पास सिस्टम रूटीन्स पड़ी हुई हैं। और फिर हार्डवेयर के लिए एक कर्नल इंटरफेस है। तो कोई इतना खास स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। इस तरह डॉस में भी अगर आप देखें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, और ड्राइवर्स डिवाइस ड्राइवर्स हैं, और सिस्टम बायस ड्राइवर्स हैं, डिवाइस ड्राइवर्स। तो कोई इस तरह का खास स्ट्रक्चर नहीं है। इसको कहते हैं सिंपल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, जो कि डॉस और लिनक्स में हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।